नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 59वां सेशन है, 59 सेशन। हम लोग अध्याय 3 पे हैं जिसका नाम है विभूतिपाद। हमने अध्याय 3 में अभी तक ये जाना कि पहले सूत्र ने बताया कि जो चित्त है उसका किसी एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है। सूत्र दूसरे ने बताया जहां चित्त ठहरा है उसी विषय में अगर एक तार चलता रहे तो वही ध्यान है। सूत्र 3 ने बताया कि चित्त का स्वरूप शून्य जैसा जब हो जाए और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो, बस जो जिस पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है बस वो बचे, हम स्वयं को भी भूल जाएं, वो समाधि है। सूत्र 4 ने बताया कि ध्यान, धारणा और समाधि जब एक ही वस्तु पर स्थित हो जाए तो उसी को संयम कहते हैं। संयम होने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है, सूत्र 5 ने कहा। इस संयम को कैसे प्रारंभ करें तो सूत्र 6 ने बताया स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मेतर, स्टेप बाय स्टेप, ग्रॉस, सटल एंड सटलर भूमियों में इसका प्रयोग करें। तो ये सटल, सटलर क्या है? सूत्र 7 ने बताया शुरू के जो 5 लिंब हैं उनकी अपेक्षा बाकी 3 अंतरंग हैं, इंटरनल हैं, नियर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है। सूत्र 8 ने बताया पर ये जो 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, जो इंटरनल हैं, अंतरंग हैं, वो भी निर्बीज समाधि की अपेक्षा एक्सटर्नल ही हैं। निर्बीज समाधि और कैवल्य के करीब है। तो फिर संयम उस पे करना होगा धीरे धीरे। इस तरह के संयम का परिणाम क्या होगा? तो बताया आपका मन 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। सूत्र 9 ने कहा निरोध परिणाम होगा उसका। पहली अवस्था जहां निरोध संस्कार और व्युत्थान संस्कार, प्रवृत्ति और निवृत्ति बैलेंस हो जाएगी। इस समय चित्त की गति प्रशांत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। आप क्षिप्त, विक्षिप्त मूड में नहीं बचेंगे, अक्सर आप एकाग्र रहा करेंगे। फिर और जब आप गहरे उतरेंगे तो सूत्र 11 ने बताया बहुबुद्धि का क्षय होना शुरू हो जाएगा और एकाग्रता का उदय होगा। एक तरह से निरोध संस्कार व्युत्थान संस्कारों को कंट्रोल कर लेंगे, डोमिनेट कर देंगे। तो पहले निरोध संस्कार में एक्सप्रेशन रुक जाएगा पर अंदर ही अंदर मन परेशान होता रहेगा। हम गुस्सा नहीं करेंगे पर मन परेशान होता रहेगा। दूसरी स्टेज में वो अंदर मन भी शांत हो जाएगा पर गहराई में वासना चलती रहेगी। और सूत्र 12 ने बताया इसके बाद एक और अवस्था आएगी जब उदय और शांत होने वाली वृत्तियां बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। इतनी गहरी एकाग्रता होगी कि मन उसी विषय पे लगा रहे। जैसे फिल्म एक के बाद एक आती है और एक के बाद एक शॉट्स दिखते हैं और फिल्म बन जाती है पूरी। तो मन बिल्कुल एक ही विषय पे लगा रहेगा और इस समय वो संस्कार भी धीरे धीरे भुनने लगेंगे और जब संस्कार समाप्त हो जाएंगे तब हम निर्बीज समाधि की स्थिति में होंगे। और इसी अवस्था तक पहुंचने के माध्यम को कहा गया ये एकाग्रता परिणाम है, जिसमें केवल निरोध संस्कार बचते हैं, वो भी समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे। यहां तक हम पहुंचे कि माइंड भी ट्रांसफॉर्म होता है। अब इसके आगे से आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे सूत्र 13 से। सूत्र 13 ये बताता है कि माइंड तो होता ही है ट्रांसफॉर्म जब आप मेडिटेशन करते हैं। सूत्र 13 कहता है कि माइंड के अतिरिक्त ये समस्त जगत भी इसी तरह ट्रांसफॉर्म होता है। सूत्र 13 कहता है सूत्र 13 कहता है अतेन भूपेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याताः। अतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याता। उपर्युक्त चित्त के परिणामों से वो तीनों परिणाम, निरोध, सबसे पहले निरोध संस्कार, समाधि, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, जैसे जैसे चित्त बदलता है उपर्युक्त चित्त के परिणामों से
पांच भूतों और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम कहे जा चुके हैं। क्या मतलब है इसका? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं चित्त की ही तरह जैसे मन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसी तरह इंद्रियां और पांच महाभूत और उससे बनी हर वस्तु भी तीन परिवर्तनों से गुजरती है। हर चीज इस धरती की, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है, इसलिए हर चीज जो प्राकृतिक है उसमें रज जरूर होगा, और रज है तो डायनामिज्म होगा, और डायनामिज्म है तो परिवर्तन होगा। क्योंकि प्रकृति गुणों से बनी है, डायनामिज्म उसमें है, तो प्रकृति की हर चीज बदलती है समय के साथ। न केवल आपका मन बदल रहा है, मन गतिमान है, प्रकृति भी गतिमान है। इस बात को आधुनिक विज्ञान ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जो महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले कहा। आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ये सारी यूनिट जो है उसका आधार क्या है? उसका आधार है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन क्या है? रज है। स्ट्रिंग थ्योरी जिसको कहा जाता है, रज है। सब कुछ डायनामिक है इस दुनिया में। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है एवरीथिंग इज डायनामिक। जो आपको स्टेबल दिख रहा है वो भी डायनामिक है। उसी वाइब्रेशन से क्वार्क बने, क्वार्क से एटम बने, एटम से सारी सृष्टि बनी। इसका मतलब सृष्टि का आधार डायनामिक है, परिवर्तनशील है। और तीन परिवर्तन क्या बताए? पहला धर्म, दूसरा लक्षण, तीसरा अवस्था। प्रकृति की हर चीज इन तीनों से होकर गुजरती है। 3 ट्रांसफिगरेशंस ऑफ द मैटर। माइंड के 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम। 3 ट्रांसफिगरेशन ऑफ मैटर अब हम पढ़ रहे हैं। केवल मन ही नहीं, संपूर्ण महाभूत भी बदलते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? फॉर्म, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास ये ग्लास है और हमारे पास ये जग है, इन दोनों का फॉर्म बिल्कुल अलग है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी भी अलग है। ये गिरने से टूटेगा नहीं, ये गिरने से टूट सकता है। ठीक। डिस्टिंक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अलग चीज, और फंक्शन भी इन सब का अलग होगा। इसको हम क्या कहते हैं? धर्म। योग सूत्र कहता है धर्म। जैसे हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है, मेरी डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी, मेरा गुण धर्म, हर एलिमेंट का अपना गुण धर्म होता है। लोहे की अलग क्वालिटी है, सोने की अलग क्वालिटी है, मैग्नीज की अलग क्वालिटी है। तो धर्म मीन्स उसकी नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल फॉर्म के कारण जो क्वालिटी उसको मिलती है। ठीक, तो ये हुआ धर्म। ठीक है। धर्म का मतलब जैसे ही कोई चीज फॉर्म लेगी, जैसे कोई भी फॉर्म आप देखते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो फॉर्म दिखेगा, फिर फॉर्म को एक नाम देना पड़ेगा। नाम रूप जगत कहा जाता है। तो कोई भी चीज, जब भी कोई चीज फॉर्म लेती है तो हमें उसे कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। जब ट्रेन आई थी, भारत में ट्रेन चलना चालू हुई, तो ट्रेन तो विदेशी लाए थे, पर हमने भी तो लोह पथ गामिनी उसको नाम दिया। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। सो पहले फॉर्म आता है, फिर नाम आता है। फॉर्म, नेम, फिर फंक्शन आता है। वो क्या फंक्शन करेगा? अगर कांच ग्लास का फॉर्म ले ले तो ये तो फॉर्म है उसका, इसको आपको कोई नाम देना पड़ेगा ना। सो नेम हो जाएगा ग्लास, फॉर्म हो जाएगा ये वाला इस तरह का। ठीक। और फंक्शन हो जाएगा जिसमें पानी भर के पिया जा सकता है। इस सब को कहा धर्म। हर एलिमेंट का, हर मैटर का एक धर्म होता है, फॉर्म, नेम और फंक्शन। क्लियर? दूसरा लक्षण। हर मैटर, लक्षण का मतलब है स्टेट, इट्स सिचुएशन इन टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 एस्पेक्ट हैं लक्षण के, स्टेट के। जैसे ये अंगूठी पास्ट में सोना थी, आज अंगूठी है, कल हो सकता है चेन बन जाए। सो पास्ट में सोना, प्रेजेंट में अंगूठी, फ्यूचर में चेन।
इसको हम क्या कहेंगे? लक्षण। लक्षण के 3 एस्पेक्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। धर्म के 3 एस्पेक्ट, फॉर्म, नेम एंड फंक्शन। यस। तीसरा इज अवस्था, कंडीशन। कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपकी कार की क्या कंडीशन है? न्यू कार है, ओल्ड कार है, या ब्रोकन कार है? तो 3 एस्पेक्ट होते हैं कंडीशन के भी। टेम्पोरल स्टेट, न्यू, ओल्ड और ब्रोकन। ठीक। अवस्था, किसी भी चीज की क्या अवस्था है? आपकी शर्ट, आपके शरीर की क्या अवस्था है? तो कोई भी मैटर होगा, उसका एक फॉर्म होगा, उसके कुछ लक्षण होंगे, उसकी अवस्था होगी। फॉर्म में नेम, फॉर्म, नेम और फंक्शन होगा। लक्षण में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होगा। अवस्था में न्यू, ओल्ड और ब्रोकन होगा। ठीक। थोड़ी और समझते हैं इसे। अब कोई भी चीज हम लें, ये सारी चीज, कोई भी चीज हम लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉट है, तो पॉट का फॉर्म क्या है? वो पॉट जैसा है। नेम क्या है? बर्तन या कटोरी। फंक्शन क्या है? वो रखने के लिए उपयोग आता है। पास्ट क्या था? उसका मड था। प्रेजेंट क्या है? वो पॉट है। फ्यूचर क्या हो जाएगा? फिर से मड हो जाएगा, फाइन। और वो न्यू पार्ट पॉट है, ओल्ड पॉट है, और ब्रोकन पॉट है। सो इस तरह से हम लोगों को अलग अलग रूप से डिफाइन करते हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन थिंग्स। सो हम आपको थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित करके समझाते हैं, ताकि हमें और क्लैरिटी आए what we are trying to propose in this. So any particular object has got these 3 aspects in this. First form, second state, and third is the condition. फॉर्म में फॉर्म, नेम और फंक्शन, स्टेट में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कंडीशन न्यू, ओल्ड एंड ब्रोकन। अब प्रकृति अलग अलग रूपों में दिखती है। कहीं वो मिट्टी है, कहीं वो पानी है। हमारा मन भी तो इसी प्रकृति का ही बना हुआ है। कोई महिला को आप उदाहरण ले ले, पुरुष का उदाहरण ले ले, हम सब प्रकृति का ही तो रूप है। आगे देखें। अब ये मड अलग अलग रूप में दिखेगी। इसी मड को आप पॉट बना दें, इसी का एक खिलौना बना दें, इसी की एक टेबल बना दें। ठीक। पानी, वाटर, वेपर, कुछ भी हो सकता है। माइंड में मेमोरी होती है। माइंड कई बार माइंड की तरह फंक्शन करता है, माइंड कई बार ईगो की तरह फंक्शन करता है। एक वुमन को आप कभी मदर कहते हैं, कभी वाइफ कहते हैं, कभी सिस्टर कहते हैं, है तो वुमन ही। सो प्रकृति इन ऑब्जेक्ट्स का रूप लेती है, ऑब्जेक्ट्स भी कई रूप लेते हैं। यहां तक सब क्लियर है? अब एक मैट्रिक्स बनता है, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। जैसे पॉट है, तो फॉर्म है पॉट, नेम क्या है? जग। फंक्शन है वो क्या करता है? पास्ट में वो मड था, प्रेजेंट में पॉट है, फिर से मड में मिल जाएगा। वो न्यू पॉट है, ओल्ड पॉट है, या ब्रोकन पॉट है। आप किसी भी चीज के बारे में, आप कोई भी चीज उठाइए, आपका मोबाइल, फॉर्म इट्स मोबाइल, नेम आईफोन, फंक्शन कनेक्ट्स। पास्ट में क्या था? ये टेक्नोलॉजी थी, छिप रहा होगा केवल। प्रेजेंट में फोन है, फ्यूचर में जब ये बेकार हो जाएगा तो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। न्यू नहीं है, न्यू नहीं है। ओल्ड, हाँ ये ओल्ड है, ब्रोकन नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स यू टेल अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। खुद के बारे में सोच के देखिए, किसी के भी बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू कॉल अ मदर, उसका फॉर्म क्या है? शी इज अ लेडी। नेम क्या है? आप उसे मां पुकारते हैं। फंक्शन क्या है? शी गिव्स यू लव। सी हियर। पास्ट में वो कौन थी? शी वॉज अ गर्ल। प्रेजेंट में क्या है? एडल्ट। फ्यूचर में क्या होगी? ओल्ड। अभी स्थिति क्या है? शी मे बी हेल्दी, मे बी अनहेल्दी, मे बी डेड, वॉटएवर। सिमिलरली माइंड, एनीथिंग, इवन माइंड या मेमोरी। फॉर्म क्या है? मन है। उसका नाम क्या है? हम उसे बोलते हैं चित्त। फंक्शन क्या है? स्टोर करता है सारी यादों को। पास्ट में क्या था? सारी पास्ट की मेमोरीज। अभी हर इंसिडेंस रिकॉर्ड कर रहा है सेशन भी। फ्यूचर को आप एंटिसिपेट कर पाते हैं उन्हीं यादों के आधार पर। ठीक है कि प्रोजेक्ट सेल्फ या यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की क्लासेस लेट चालू नहीं होती। 4:30 मतलब 4:30 चालू हो जाती है, तो यू कैन एंटिसिपेट मी एट 4:30. सो इट इज इट्स फंक्शन इन फ्यूचर. New memories, old memories, or painful memories. So these are the things you tell about any object. Does that make sense? So ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं हर ऑब्जेक्ट एक लाइफ साइकिल से गुजरता है, न्यू, ओल्ड एंड डेड.
हर चीज इस दुनिया की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में गुजरती है। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स, हर चीज बदल रही है। प्रकृति कभी मिट्टी का रूप लेती है, मिट्टी कभी पॉट का रूप ले लेती है, पॉट बदल के टॉय बन जाता है, टॉय टेबल बन सकता है। पानी कभी आइस हो सकता है, आइस कभी वेपर हो सकती है, वेपर कभी वाटर हो सकता है। हर चीज बदल रही है। सो न केवल आपका माइंड बदल रहा है, प्रकृति की, कायनात की हर वस्तु लगातार बदलती जा रही है। दिस इज द डायनामिज्म ऑफ द नेचर महर्षि पतंजलि इज टॉकिंग अबाउट इन दैट वर्स दैट वी डिस्कस्ड। इसके अतिरिक्त न केवल ये पूरा यूनिवर्स की भी अगर आप बात करें, ये सारे तारे जिनको आप तारा फॉर्म कहते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? दे ट्विंकल। पास्ट में क्या थे? प्रोटोस्टार थे। प्रेजेंट में क्या है? रेड जाइंट, जैसे हमारा सूरज रेड जाइंट है। फ्यूचर में क्या होगा? नेबुला हो जाएगा। जो स्टार को पढ़े हैं फिजिक्स में, जानते हैं हम क्या कहते हैं। ठीक, ये तारा ओल्ड है, न्यू है, या डेथ होने वाली है उसकी, ये सब वैज्ञानिक बताते ही बताते हैं। तो ये सब, हर प्रकृति की चीज गतिशील है, सूत्र 13 ने बताया। पर सूत्र 14 और गहरा जाता है। ये तो हम जानते हैं प्रकृति की हर चीज गतिशील है, ये बताया महर्षि पतंजलि ने, और उसको इन 3 फॉर्म्स में बताया जाता है। सूत्र 14 कहता है, शांत, उदित, अव्यपदेश्य, धर्मानुपाति धर्मी। अभी इट इज गोइंग मोर डीपर। शांत मतलब अतीत, पास्ट। उदित मीन्स वर्तमान, जो उदय हो रहा है। अव्यय मीन्स भविष्य, जो भविष्य में। सो अतीत, वर्तमान और भविष्य के धर्मों में जो व्याप्त रहता है, आधार रूप में रहता है, वही धर्मी है। अब धर्म शब्द हम पढ़ चुके हैं, अब एक और नया शब्द उन्होंने कहा, धर्मी। वो ये कह रहे हैं, ये सब चीजें बदल रही हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, पर एक चीज है जो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। उस मूल तत्व को क्या कहा गया? धर्मी। ग्लास खत्म हो जाएगा पर कांच रहेगा। तो कांच का धर्मी कौन है? ग्लास का धर्मी कौन है? कांच। धर्मी मीन्स वह मूल तत्व जो उस धर्म में व्याप्त है। ग्लास में कांच व्याप्त है, अंगूठी में सोना है। सो धर्मी वो जिससे धर्म बनता है। जैसे प्रकृति से क्ले बना, क्ले से पॉट बना। ठीक, सो पॉट का धर्मी कौन हो गया? धर्मी मीन जिससे वो बनता है, क्ले। क्ले किससे बनी? प्रकृति से। ठीक, रिंग किससे बनी? सोने से। सोना किससे बना? प्रकृति से। तो रिंग का धर्मी कौन? सोना। सोने का धर्मी कौन? प्रकृति। हमेशा कौन रहेगा? प्रकृति। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ बदल रहा है, पर इस सब कुछ बदलने के पीछे कुछ है जो हमेशा रहता है। वो जो हमेशा रहेगा वो प्रकृति है। धर्म बदलेंगे हमेशा, पर कुछ है जो हमेशा रहेगा। वो रहेगा, वो रहा है। वो स्पॉट, टॉय, जग और मिट्टी के परे है। वो अपरिवर्तनशील है, वो रहेगा। धर्म रूप के साथ बदलता जाएगा। अगर आपने उस मिट्टी का खिलौना बना दिया तो उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। मिट्टी का ग्लास बना दिया, उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। बट मिट्टी का फंक्शन रहेगा। ठीक, तो पहली चीज, धर्म बदलेगा, धर्मी नहीं बदलेगा। ठीक, वो जो हमेशा व्याप्त रहेगा, जो सबके पीछे है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में वो रहेगा। धर्मी ही धर्म प्रोड्यूस करता है, जैसे क्ले पॉट प्रोड्यूस करता है। ठीक, धर्म डिपेंड्स ऑन धर्मी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। धर्मी शब्द से परेशान मत होइए। धर्मी का मतलब जो विद्यमान रहेगा हमेशा, जो आधार है। ठीक है, सो मिट्टी आधार है और ग्लास उसका प्रोडक्शन है।
सो धर्मी प्रोड्यूसेस धर्म, क्ले प्रोड्यूसेस पॉट। धर्म डिपेंड्स ऑन धर्मी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जो धर्म है वो धर्मी पर निर्भर करता है अपने अस्तित्व के लिए, जैसे पॉट क्ले पर निर्भर करता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक, यहां धर्म से तात्पर्य पर्टिकुलर फॉर्म से है। ठीक, उसको उस धर्म से अभी कंफ्यूज मत कीजिए। क्लियर? सो उस धर्म से अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। यहां पर्टिकुलर फॉर्म, हम कह रहे हैं फॉर्म आया तो धर्म है वो फॉर्म। ठीक, सो धर्मी वो आधार है जिससे सारे फॉर्म निकलते हैं। क्ले ही वो आधार है जिससे मिट्टी का हर सामान बदलता है, बनता है। ठीक, धर्म धर्मी में रहता है। सो जैसे संगीत संगीतकार में रहता है, जैसे गीत गीतकार में रहता है। ठीक है, इसका मतलब धर्मी कॉज है और धर्म उसका इफेक्ट है। प्रकृति कॉज है, सारे फॉर्म्स उसका इफेक्ट है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर अंतिम धर्मी कौन? विच इज द फाइनल कॉज, कॉजलेस कॉज। टॉय का कॉज मिट्टी, मिट्टी का कॉज वॉट? मिट्टी का कॉज हो सकता है धरती, धरती का कॉज वॉट? धरती का कॉज हो सकता है एटम, एटम का कॉज वॉट? फाइनली वो अल्टीमेट कॉज क्या है? सो टॉय, क्ले, धरती, मॉलिक्यूल, एटम, क्वार्क, वाइब्रेशंस एंड देन वाइब्रेशंस टू प्रकृति। तो योग कहता है वास्तविक धर्मी प्रकृति है, उसी को आप चारों तरफ देखते हैं, वही चारों तरफ दिखती है। अब यहां एक पल रुक जाइए। वेदांत और योग बस यही अलग सोचते हैं। योग कहता है अंतिम धर्मी जो अलग अलग रूप ले रही है वो प्रकृति है। ठीक बात है, पर योग ये कहता है प्रकृति एटर्नल है, अजन्मा है, वो शुरू से रही है। वेदांत ये कहता है प्रकृति भी मैनिफेस्टेशन है ब्रह्म का। सो अंतिम धर्मी ब्रह्म है, जिसको आत्मा ब्रह्म कहा जाता है, ये वेदांत कहता है। योग यहां रुक जाता है। योग कहता है प्रकृति अंतिम धर्मी है, वही रूप ले रही है। यहां तक वेदांत भी सहमत है, पर वेदांत कहता है वो प्रकृति भी रूप है जो ब्रह्म स्वयं लेता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदांता एंड योग सूत्र। व्हाट आई follow more, I follow subtly Vedanta, but this is a small difference here. You should know about it. ठीक, सो इसको और बेहतर समझने के लिए हमें 3 छोटे से नियम समझने चाहिए। ठीक, आई होप थोड़ा बहुत हम क्लियर कर पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, 3 नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हम समझे। पहला लॉ क्या है? 3 कॉज एंड इफेक्ट के आप नियम समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप सरल हो जाएंगी। पहला, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, देयर कैन नॉट बी गोल्ड ऑर्नामेंट विदाउट गोल्ड, देयर कैन नॉट बी मड पॉट विदाउट मड, एंड देयर कैन नॉट बी एनी एलिमेंट विदाउट प्रकृति। देयर हैज टू बी अ कॉज, तो ही इफेक्ट होगा। मेक सेंस? ठीक, इफेक्ट है तो कॉज तो होगा ही होगा। फाइन। सो as I told, the basic difference between Vedanta and Yoga Sutra is this: Yoga Sutra अंतिम substractum प्रकृति है, प्रकृति से सब कुछ बना है, और प्रकृति किसी से नहीं बनी, वो एटर्नल है, शुरू से रही है। वेदांत कहता है नहीं, ये प्रकृति भी ब्रह्म से बनी है, ब्रह्म ने ही प्रकृति का रूप लिया और प्रकृति अलग अलग रूपों में गई, ये वेदांत कहता है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा लॉ, कॉज एंड इफेक्ट। Effect is nothing but the cause itself in a different form. Effect और cause में कोई अंतर नहीं है। Effect is nothing but the cause itself in a different form. वो cause ही है एक अलग रूप में। जैसे mud is modified mud, ये mud pot is modified mud। जो ग्लास है मिट्टी का, वो क्या है? मिट्टी ही मॉडिफाइड है, और क्या है? अंगूठी क्या है? मॉडिफाइड गोल्ड। सो इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ इन अ डिफरेंट फॉर्म। हम क्या हैं? मॉडिफाइड ईश्वरा।
फाइन। सो हम ईश्वर रादर लेस मॉडिफाइड, ठीक है। ईश्वर इज मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स, मॉडिफाइड इन अ गुड वे, और हम कमतर हो जाते हैं। खैर, उसी का फॉर्मेशन से। तीसरा रूल क्या है? फॉर्म फ्रॉम द इफेक्ट, इफ कॉज इज रिमूव्ड नथिंग रिमेन्स। यदि आप प्रभाव से कारण हटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस सोने की अंगूठी में से सोना हटा दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। मिट्टी के पात्र में से मिट्टी हटा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। हम में से ब्रह्म हटा लीजिए, कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्म का ही रूप हम है। सो 3 लॉ याद रखें। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ इन अ डिफरेंट फॉर्म। इफेक्ट एक्चुअली कॉज ही है, प्रभाव कारण ही है, बस एक दूसरे रूप में है। सोने का रूप बदल दीजिए, अंगूठी बन जाएगी। और तीसरा, अगर मैं इफेक्ट में से कॉज को निकाल दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस पूरी सृष्टि का कॉज क्या है? योग सूत्र के हिसाब से चले तो प्रकृति है। अगर आप प्रकृति निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये प्रकृति का ही तो रूप है। ठीक, तो क्या 3 फॉर्मेशंस होते हैं प्रकृति के? कैसे बदलता है? अनागत, उदित और शांत। अनागत मतलब भविष्य, जो अभी आया नहीं है। अनमैनिफेस्ट है, पोटेंशियल है, इनविजिबल है। जैसे लकड़ी के अंदर आग ऑलरेडी है, अनागत छुपी हुई है। 2 लकड़ी को रगड़ दीजिए आप तो उदित हो जाएगी, वर्तमान में आग लग जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। और आग अपना कार्य पूरा करने के बाद फिर से शांत हो जाएगी, अतीत हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बीज में वृक्ष ऑलरेडी है, अनागत। 3 शब्द क्या बोले सूत्र में? जो अनागत, उदित और शांत तीनों में रहता है वो धर्मी है, जो तीनों में रहता है। ठीक, बीज में वृक्ष छुपा है, संभावना है, अनागत है। सींचेंगे तो उदित हो जाएगा उसमें से वृक्ष, और एक उम्र के बाद वृक्ष वापस मूल प्रकृति में मिल जाएगा। एक बालक में काम वासना होती है, अनागत। 14 साल की उम्र में जब उसमें प्यूबर्टी आती है तब वो उदित होने लगती है, और एक उम्र के बाद वो पुनः समाप्त हो जाती है। ठीक, पर लकड़ी, उसको रगड़ने से आग, और आग शांत हो जाने में, बीज सींचने पे वृक्ष, और वृक्ष को खत्म हो जाने में, बालक के अंदर की काम वासना 14 साल में उसमें उदित होने में और एक उम्र में समाप्त हो जाने में, इन तीनों रूप में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज नेचर। बालक का जो मन है वो नेचुरल है, सतरजतम से बना है। बीज भी नेचर का ही फॉर्म है, लकड़ी भी नेचर ही है, बस वो रूप बदल रही है। सो नेचर हमेशा रहता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक श्वेत केतु से पूछते हैं, क्या तुमने वह जान लिया है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? यदि तुम पृथ्वी को जान जाओगे तो मिट्टी को जान लोगे। अगर तुम मिट्टी को जान लोगे तो मिट्टी से बनी हुई हर चीज को समझ लोगे। तुम जानोगे कि ग्लास, पात्र, मटका, खिलौना केवल मिट्टी ही है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन और रूपों में सामने आ रही है। तुम उन रूपों के परे हमेशा उस मिट्टी के अंतिम अस्तित्व को देख सकोगे। तुम ये जान पाओगे कि पात्र के टूटने से मिट्टी नष्ट नहीं होती। तुम ये समझ सकोगे कि पात्र के बनने से मिट्टी नहीं बनती। तुम पात्र के बनने और टूटने की प्रक्रिया से मोहित नहीं होगे और साक्षी भाव से उसे देख सकोगे। जैसे किसी मूवी में अमिताभ बच्चन को अलग अलग रूप में देखकर हम इस बात के प्रति जागरूक हमेशा रहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन ही है, केवल किरदार निभा रहा है। उस किरदार की मृत्यु से अमिताभ बच्चन की मृत्यु नहीं होती, और उस किरदार के अस्तित्व में आने में अमिताभ बच्चन अस्तित्व में नहीं आता। अमिताभ बच्चन का पृथक अस्तित्व है उस किरदार के बिना भी, पर उस किरदार का कोई अस्तित्व नहीं है अमिताभ बच्चन के बिना। विजय रूपी किरदार का अस्तित्व नहीं है उस मूवी में। तो अस्तित्व जो उस किरदार का है वो अमिताभ बच्चन पे डिपेंड करता है।
बच्चन होगा तो किरदार होगा, अगर बच्चन नहीं होंगे तो किरदार नहीं होंगे, पर बच्चन तो भी बने रहेंगे। इसी प्रकार ब्रह्म के होने से ही यह जगत है, ब्रह्म नहीं तो कुछ नहीं, उसी का रिफ्लेक्शन है। अंततः तुम जानोगे कि कोई पात्र है ही नहीं एक्चुअली, उसका अस्तित्व केवल क्षणिक है। आज है, कल नहीं होगा। तो जो आज है और कल नहीं होगा उसे मैं सत्य क्यों कहूं, उसे मैं मिथ्या कहूंगा। कि आज है, आज तो सच है, मैं छू सकता हूं, पर यह हमेशा तो रहने वाला नहीं। तो मैंने कहा यह मिथ्या है। इस प्रकार समस्त जगत उसी सत्य का अलग अलग रूप है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो प्रकट होता है। और प्रकृति हर रूप में धर्म, लक्षण और अवस्था से गुजरती जाती है। अनागत, उदित और शांत होती रहती हैं चीजें, पर प्रकृति जो धर्मी है सदा विद्यमान रहती है। और प्रकृति को जान लेने से प्रकृति से बनी हर वस्तु को जाना जा सकता है। क्ले के नेचर को जानने से टॉय का नेचर जाना जा सकता है। क्ले की क्वालिटी डिसाइड करेगी टॉय की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, टॉय की स्ट्रेंथ कितनी होगी, टॉय की चमक कैसी होगी, ये सब आप बता सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द नेचर ऑफ द क्ले। सो सूत्र 14 ने यह कहा कि यह सच है, सब कुछ बदलता है, पर इन सब के पीछे कुछ स्थायी है, और वो स्थायी ही प्रकृति है, वो कभी नहीं बदलती। उसी को धर्मी कहा। वो अलग अलग रूप लेती है, हर रूप को धर्म कहा। हर रूप अलग अलग फॉर्म में जाता है, ओल्ड होता है, न्यू होता है, खत्म हो जाता है, बट प्रकृति बनी रहती है। और वेदांत कहता है इस प्रकृति के पीछे ब्रह्म बना रहता है, तो वो एटर्नल रहता है। जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्रह्म से संबंधित हर चीज को समझ लेगा। जो ब्रह्म को नहीं समझेगा वो ब्रह्म से संबंधित हर चीज को अलग अलग ही देखेगा, उसको हमेशा द्वैत दिखेगा, क्योंकि वो द्वैत के परे अद्वैत को नहीं देख पाता। यहां तक हम पहुंचे सूत्र 14 में। सूत्र 15 इस ट्रांसफॉर्मेशन को और गहराई से बताने का प्रयास करता है। सूत्र 15, इससे पहले कि हम सूत्र 15 पे जाएं, थोड़ा सा हम और उल्लेख ये करें कि सत्य, अगर आप वेदांता सीरीज आई गेस 12 है उसको अटेंड करें तो इट विल हैव गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट डिस्कस टुडे। सत्य और मिथ्या में अंतर क्या है? सत्य वो होता है जो हमेशा रहता है, मिथ्या वो होती है जो आज है कल नहीं होगी। सो सत्य और मिथ्या में अंतर है। क्ले पॉट, अगर हम तुलना देखें तो क्ले पॉट मिथ्या है क्योंकि उसका फॉर्म बदल जाएगा। क्ले तो ब्रह्म सत्य है और हर फॉर्म मिथ्या है क्योंकि फॉर्म बदल सकता है। आपको और जानना है, वेदांता सीरीज जब आप अटेंड करेंगे तो ये पूरा बड़े विस्तार से वेदांता सीरीज में इस पे चर्चा की गई है। सो दैट वेदांता सीरीज 18 सेशन नंबर 18 पे आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सूत्र 15 इसके आगे ये बताता है कि किस प्रकार ये जो बदलाव हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये तो बताया हो रहा है, बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तो सूत्र 15 बताता है क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। प्लीज थम अप कीजिए अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही। कैन यू लिसन मी? एम आई ऑडिबल?
Perfect. Am I audible now? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Sorry about it. I don't know what happened. No clue. Happens. ऐसा होता है कई बार. Apologies. So I hope कि हम सूत्र 14 को हमने बात की थी और वहां तक क्लियर है. सूत्र 14 में हमने बात की कि अलग अलग रूप से जो गुजरती है प्रकृति, प्रकृति धर्मी है जो अलग अलग रूप से गुजरती है. अब सूत्र 15 उससे आगे बात शुरू करता है. सूत्र 15 यह बताता है कि ये जो अलग अलग रूप है जिससे धर्मी गुजरती है, इन रूप में जो गुजरने का प्रक्रिया है वो कैसे डेवलप होती है, हाउ इट हैपन्स दैट प्रकृति अलग अलग रूपों से गुजरती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सूत्र 15 कहता है, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतुः. क्रम में भिन्नता के कारण परिणाम में भिन्नता होती है. अभी क्यों बदल रहा है? महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रम में भिन्नता के कारण. ध्यान दीजिए, यह हजारों साल पहले बोला गया है. क्रम में भिन्नता के कारण परिणाम में भिन्नता होती है. प्रकृति हमेशा बनी रहती है, वही विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है. रूप भले ही अलग अलग हो, किंतु उनके मूल का मुख्य आधार प्रकृति ही है. उसी एक से अनेक रूप प्रकट होते हैं. यह सूत्र 14 में हमने जाना. पर इन अनेक रूपों में भिन्नता का कारण क्रम में भिन्नता, डिफरेंस इन सीक्वेंस है. क्या मतलब है इस बात का? तो चलिए याद करें पीरियोडिक टेबल को. क्या है पीरियोडिक टेबल? बिग बैंग हुआ, जो केमिस्ट्री के विद्यार्थियों जानते हैं हम क्या बात करें. बिग बैंग हुआ, उससे 118 एलिमेंट जिनको हम जानते हैं वो बने. पीरियोडिक टेबल पे आज हम जो देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, सारी दुनिया उन्हीं एलिमेंट्स के विभिन्न कंपोजिशन से बनी. ये एलिमेंट्स हैं क्या? एलिमेंट्स आर इन द सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर. जो फिजिक्स जानते हैं वो जानते हैं इस बात. एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में एलिमेंट्स रखे हुए हैं. एक एटॉमिक नंबर आप बढ़ा दीजिए, एलिमेंट बदल जाएगा. एक और बढ़ा दीजिए, एलिमेंट फिर कुछ और हो जाएगा. एटॉमिक नंबर जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो उसकी न्यूक्लियस में, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऑर्बिट में, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ घूम रहे हैं, वही तो निर्धारित करते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी. थोड़ा सा टेक्निकल है बट हमें कहना पड़ेगा. वैलेंसी के आधार पे ही डिसाइड होगा कि वो एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, वो NaCl रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कंपाउंड बनाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी या इनर्ट रहेगा. तो ये कैसे डिसाइड हुआ? क्रम में भिन्नता. कैन यू इमेजिन दिस? पीरियोडिक टेबल हम आज की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि हजारों साल पहले कह रहे हैं बस क्रम हल्का हल्का सा बदलेगा और एलिमेंट बदलना चालू होंगे इस प्रकृति के. क्रम को कभी आप एटॉमिक नंबर के नाम से पुकारते हैं. सीक्वेंस, he used the word sequence, difference in sequence. जरा सा आप क्रम बदलिए, नया एटॉमिक नंबर फ्रेम हो जाएगा और उससे पूरी कायनात की सब चीजें बनी हुई है. एटॉमिक नंबर की ही हम बात क्यों करें? हम और डिटेल में जाकर क्यों ना हम बात करें पूरे हमारे फिजिकल अस्तित्व की ही. इवन हमारा फिजिकल अस्तित्व किन चीजों से मिलकर बना है, जिसको हम शरीर कहते हैं. चलिए फिजिक्स से थोड़ा बायोलॉजी की तरफ आते हैं और ध्यान दें महर्षि पतंजलि ने कितनी गहरी विद्वत्ता की बात की है. ये पूरा जो शरीर है ये किससे बना है? बायोलॉजी कहती है जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गन से बना है. ऑर्गन टिश्यू से बना है. टिश्यू सेल से बनता है. सेल प्रोटीन से बनता है. और प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है. तो हम बने किससे? हम एमिनो एसिड से बने हैं. तो हमें है क्या? केमिस्ट्री. बिल्डिंग ब्लॉक जो ईट है हमारे होने की, वो क्या है? एमिनो एसिड. उससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से शरीर. तो हमारा शरीर जो हमारी हाइट है वो कौन ने डिसाइड की? एमिनो एसिड ने.
आपकी हाइट, आपके चेहरे का रंग, आपकी ऊंचाई, आपके कान, आंख, नाक, मुद्रा, सब किसने डिसाइड की? केमिकल ने, एमिनो एसिड ने। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये एमिनो एसिड को कैसे पता कि इस केमिकल से विक्रांत को बनाना है और उस केमिकल से एक्स को बनाना है, उससे वाई को बनाना है, या इस केमिकल से इंसान बनेगा, जानवर बनेगा, प्लांट बनेगा? उस केमिकल को कैसे पता? सोचिए। तो थोड़ा सा हम और अंदर उतरेंगे। केमिकल को ऐसे पता, बायोलॉजी ने यह बताया कि जो सेल है जिससे हम बने हैं, उस सेल के जो न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है। डीएनए मतलब हमारा मूल नक्शा, वो ही नक्शा है कि हम कैसे बनेंगे, रंग क्या होगा, हाइट क्या होगी, कान, नाक, आंख, आंखों का रंग, बाल का रंग, सब कुछ छपा हुआ है उसमें। ठीक, ये डीएनए ही अमीनो एसिड को अपनी प्रतिलिपि देता है कि लो भाई इस हिसाब से बनाना है। ठीक, ये मूल नक्शा, ये मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट है हमारे शरीर का। यहां तक क्लियर? केमिकल नक्शा है ये पूरा। ठीक है, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़ा क्रांतिकारी है। ये नक्शा कैसे लिखा जाता है? तो वैज्ञानिकों ने 4 अल्फाबेट्स इसके लिए आइडेंटिफाई की। ACTG, आई रिपीट, ACTG, ये उनके नामों के फर्स्ट अल्फाबेट। इनको कहा गया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, बस। ये जो ACTG है, इसको बार बार लिख दीजिए, ACTG, TG, AC, ATCG। ये अगर आपने लिख दिया अलग अलग तरह से, इसी को कहते हैं ये आपका डीएनए कोड है। तो इस धरती पे जितने लोग हैं सबका कोड बिल्कुल अलग अलग है, पर ये कोड है क्या? इट्स ए सीक्वेंस। किस चीज का सीक्वेंस? ACTG। अब आप इसको जितनी बार अलग अलग रूप में लिखेंगे उतनी स्पीशीज बनती चली जाएंगी, उतने लोग बनते चले जाएंगे। सो इसी सीक्वेंसिंग को डीएनए कोड कहते हैं। क्रम में भिन्नता दुनिया को बनाती है, महर्षि पतंजलि ने कहा। सीक्वेंसिंग ही क्रम में भिन्नता है। सो जो डीएनए है इसको लिखा कैसे जाता है? ACTG में। ठीक, तो डीएनए अपनी प्रतिलिपि देता है, उस प्रतिलिपि को कहा जाता है, फोटोकॉपी को कहा जाता है आरएनए। फोटोकॉपी का नाम है आरएनए। ये आरएनए जब आता है तो उसमें ऐसा लिखा होता है ATCG, AGCTG। ये कोड में आ गया, इसको हमने क्या कहा? डीएनए कोड। जैसे एमिनो एसिड को डीएनए कोड का पर्चा मिलता है, एमिनो एसिड उसी के हिसाब से खटाखट 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 प्रोटीन बनाना चालू कर देता है। फिर प्रोटीन उसी नक्शे के अनुसार ब्लॉक्स बनते हैं, उसी से मसल्स बनते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, पूरी बायोकेमिकल बनता है, हमारी ग्रोथ बनती है, उसी के हिसाब से पूरा सेल बनता है, उसी के हिसाब से टिश्यू बनता है, सेल से, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। बनती कैसे है? डीएनए से। और डीएनए क्या है? क्रम है, ACTG का। मेक सेंस? तो फिर हम सबके स्ट्रक्चर एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो जाते हैं? इसका कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन। तो क्या होता है म्यूटेशन? क्या है म्यूटेशन? फिर चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्रम में भिन्नता म्यूटेशन है। जरा सूत्र 15 फिर से याद कीजिए, क्या शब्द यूज किए हैं महर्षि पतंजलि ने? क्रम में भिन्नता के कारण अलग अलग रूप बनते हैं। ठीक, और क्या बोल रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक? क्रम में भिन्नता जब डीएनए में आती है तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। शब्द भी वही है, हम शब्द भी नहीं बदल रहे हैं। चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसका मतलब जो डीएनए कोड है ACTG, TG, ACTG, इसकी जगह हम लिख दें ATCG, ये बदल गया सब कुछ, ये हो गया म्यूटेशन। एक शब्द आप बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसी से तो हम बने हैं। ठीक, अब ये म्यूटेशन होता कैसे है? तो जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए आपने अक्सर देखा होगा, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरल लेडर, स्पाइरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम आपको सारा पिक्चर दिखाएंगे, पहले समझ लीजिए। ये डीएनए पूरे शरीर के अगर हम डीएनए देखें तो इतने लंबे हैं दोस्तों कि धरती से सूरज तक 70 बार अप डाउन कर लीजिए आप, अगर हम लंबाई में खींच लें तो। कैन यू इमेजिन दिस?
धरती से सूरज 70 बार आके चले जाइए वापस, इतना लंबा डीएनए की श्रृंखला है। और हर श्रृंखला किससे बनी? एटीसीजी एटीसीजी ऐसी बनी। ठीक, अभी जो एटीसीजी एटीसीजी के कुछ स्पेसिफिक ब्लेंड ग्रुप होता है, ठीक, डीएनए तो इस पूरे को डीएनए हम कहेंगे, पर डीएनए के छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सेगमेंट, इसको कहते हैं जीन। आपने सुना होगा जीन, मतलब डीएनए राज्य है तो जीन क्या है? उसका जिला। जिला फंक्शनल यूनिट होता है ना। उज्जैन जिले में सोयाबीन ज्यादा होती है, किसी और जिले में कुछ और ज्यादा होता है, तो हर जिला अलग अलग। तो ये जो जिले हैं, जीन फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये जीन डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग क्या होगा, हेयर का रंग, स्किन का रंग, आपको गुस्सा आया कितना आएगा, आप में गुस्से का जीन है कि नहीं, ये जीन होते हैं। यहां तक क्लियर है? तो डीएनए जो एसीटीजी है, जीन जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, उसका ग्रुप है जो एक फंक्शनल चीजें बनाता है। थर्ड इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है, जब इनको जिप ड्राइव की तरह बिल्कुल एक छोटी सी जगह में डाल दिया जाता है, जैसे जिप होता है, कॉम्प्रेस करके, कॉम्पैक्ट करके, ऐसे फैला के नहीं, तो उसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये प्रॉपर अरेंज, जैसे आपने पूरे कपड़े बिखरे हुए हैं तो उनको जमा देते ना आप अलमारी में, वार्डरोब, मतलब अलमारी में जम गया, पूरा डीएनए एक सीक्वेंस में जमा होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। डीएनए को जब जमा दिया जाता है। ठीक, ये सब हम क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आना चालू होगा। तो डीएनए को क्रोमोसोम में जमा दिया जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम मतलब वो डीएनए का ही एक अरेंजमेंट होता है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, ये आपने पढ़ा होगा। एक्स मां से मिलता है, वाई पिता से मिलता है, और एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से पेयर से अलग अलग स्पीशीज बनती है। ह्यूमन में 23 पेयर होती है। अगर 23 पेयर कर दो एक्स वाई की सेल में, तो क्या बन जाएंगे हम? इंसान। एक पेयर कम कर दो 22, तो हम क्या बन जाएंगे? डॉल्फिन। जरा सी पेयर बदल दो तो सब कुछ बदल जाएगा, स्पीशीज ही नई खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो हमने जाना क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है और डीएनए क्या है। अब हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन कैसे होता है। तो जब माता पिता आपस में मिलते हैं, तो मां का एग और पिता का स्पर्म जब एक दूसरे से फर्टिलाइज होता है, तो आधा डीएनए मां का और आधा डीएनए पिता का मिलके क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम में वो जो कपड़े रखे होते हैं वार्डरोब में, आधे कपड़े मां के रखे हुए हैं, आधे कपड़े पिता के रखे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सो दोनों के कपड़े मिलके बच्चे को कपड़े मिलते हैं, दोनों के व्यक्तित्व मिलके बच्चों को व्यक्तित्व मिलता है। पर अक्सर, हमेशा इनफैक्ट, जब ये मिक्सचर होता है तो कई बार डीएनए का कुछ कोड जो होता है बदल जाता है, हर बार बदलता है। एक स्मॉल कोड, आप सोचिए, यहां से सूरज तक 70 बार आके जाना, इतना स्ट्रेच है इसका, उसमें एक भी अगर बदल गया, ACTG की जगह किसी भी एक जगह एक अल्फाबेट आगे पीछे हो गया, क्रम भिन्नता हो गई, तो जो नया बच्चा आने वाला है उसका एक नया डीएनए कोड हो गया, बदल गया। एक शब्द भी बदल दो, सब बदल गया। इस तरह से धरती की हर व्यक्ति का एक नया डीएनए कोड है। हम सब म्यूटेंट हैं, म्यूटेशन से पैदा हुए। तो कुछ तो हमें पिताजी से मिला, कुछ माताजी से मिला, और कुछ प्रकृति ने दे दिया, वो ACTG में सीक्वेंस बदल दिया। इसीलिए हमारे कुछ नेचर माता जैसा, कुछ पिता जैसा, और कुछ हमारा खुद का है। ठीक, सो दिस इज हाउ वी आर अ यूनिक बीइंग, इसलिए हमारा डीएनए कोड यूनिक है इस धरती में और किसी का नहीं। अब ये हजारों जनरेशन तक बदलता चला गया, एक एक बदलता चला गया, हजारों लाखों जनरेशन तक। तो धीरे धीरे क्या होगा? बड़े अंतर होने चालू हो जाएंगे, काफी बड़ा अंतर हो जाएगा। ये इवोल्यूशन होने लगता है धीरे धीरे, बहुत सदियों तक अगर ये बदलता रहे तो धीरे धीरे थोड़ा अंतर होने लगेगा 1000 जनरेशन बाद। तो म्यूटेशन कैसे होता है? पहला, जब बच्चा पैदा होता है हर बच्चा म्यूटेंट होता है। दूसरा, रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो गया। हल्क पे नहीं हुआ था, आप किसी रेडियो एक्टिव जगह गिर गए, एक्सपोजर हो गया। वैज्ञानिक बताते हैं ऐसा बिल्कुल संबंध नहीं है जैसा हल्क के साथ हुआ था, इसलिए नेवर ट्राई दिस। ठीक, वो केवल कहानियों में होता है, बट हाँ संभावना होती है, करोड़ों में एक संभावना कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक, दूसरा, और कई बार सेल डिवीजन में कुछ गलती हो जाती है तो भी वो कोड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका क्रम बदल जाता है।
म्यूटेशन हो जाता है। वायरस कुछ अटैक हम पे किया, उससे म्यूटेशन हो जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो गई हमारे अंदर, उससे भी म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब क्रम भिन्नता, क्रम भिन्नता से हम व्यक्ति सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी, और यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट ये कहती है, सुनिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल ह्यूमंस नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड। दे डिसेंड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। हम सब एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए, हम सब रिलेटेड। ठीक, अजीब नहीं है? मतलब हमारा हिप्पोपोटामस का, डायनासोर का और मच्छर का, हम सबके पिता एक ही हैं। Isn't it interesting? यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सबकी पिता या हम कहें माता प्रकृति है, उसी से निकले हैं, कॉमन सोर्स। ठीक, 4 बिलियन ईयर्स एगो जब धरती पे जीवन आया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, वो करोड़ों सालों में इवॉल्व होता चला। ठीक है, वो स्प्लिट हो के इवॉल्व होता था धीरे धीरे, और बने, फिर मछली आई, धरती पानी के नीचे जीवन आया, हम सब जानते हैं। 1809 से 1882 के बीच में डार्विन रहे, उन्होंने एक थ्योरी दी, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? नेट चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशंस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। वो जो एक सिंगल सेल अमीबा था, उससे विक्रांत सिंह तोमर का बनना इवोल्यूशन है। नेट चेंज हो जनरेशंस मतलब रिप्रोडक्शन, नेट चेंज मतलब म्यूटेशन। हर जनरेशन में म्यूटेशन होता गया, होता गया, होता गया। म्यूटेशन मतलब क्रम बदलना, क्रम बदलता चला गया। 3 तरह के म्यूटेशन होते हैं, जनरल स्पीकिंग, होते तो बहुत सारे। एक होता है बैड म्यूटेशन, वो क्रम कुछ अच्छा बदला, बुरा बदला, तो मैं बचपन से एलर्जिक हो जाऊंगा, डिसीज प्रोन हो जाऊंगा, बार बार बीमार रहूंगा, तो ठीक नहीं रहा, बीमार रहूंगा जीवन भर। कई होते हैं पेरेंट्स स्वस्थ हैं, बच्चे बीमार रहते हैं। ठीक, दूसरा न्यूट्रल म्यूटेशन हुआ, मतलब माइनर निग्लिजिबल चेंजेस हुए, जो अक्सर होता है। तीसरा गुड म्यूटेशन हुआ। गुड म्यूटेशन कैसे होता है? जो मुझे और स्ट्रांग बना देता है, कुछ सही कोड आ गया, मैं और स्वस्थ रहने लगा। जैसे गिरगिट में आया, वो कॉमोफ्लेज करने लगा, नेचर के हिसाब से अपना रंग बदलने लगा, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ गए। जैसे जिराफ में म्यूटेशन आया, सदियों बाद उसकी गर्दन लंबी होती चली गई, सरवाइव ज्यादा कर पाया। जैसे ऑस्ट्रिच में म्यूटेशन आया, उसके पैर लंबे हो गए, तेजी से दौड़ पाया, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। ये जितने सुपर हीरोज हैं एवेंजर्स के, म्यूटेंट्स, म्यूटेशन है। ठीक, तो सही म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या हुआ? बेटर सर्वाइवल के चांसेस होने लगे। तो इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर आप में म्यूटेशन खराब हुआ, आप बीमार रहेंगे, कुछ समय बाद मर जाएंगे, नेचर आपको नहीं रखेगा। कोई भी स्पीशीज जो कमजोर होती है, नेचर उसे खत्म कर देता है। और सही म्यूटेशन जो होता है, जो स्पीशीज मजबूत होती है, नेचर उसे जिंदा रहने देता है, रिप्रोडक्शन होता है, और बेहतर स्पीशीज बनती चली जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन एनवायरनमेंट सेलेक्ट्स ट्रेट दैट अलाउ इंडिविजुअल और ग्रुप टू सर्वाइव, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक, तो नेचुरल सिलेक्शन इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। प्रकृति मानो खुद जानती है किसको जिंदा रखना है, किसको मार डालना है। सो जो कहा महर्षि पतंजलि, वो ये कि क्रम में बदलाव के कारण ये सब हुआ, क्रम भिन्नता। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने क्या बात की, हम क्या कहना चाह रहे हैं इतनी देर में। तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र 13 में कहा कि भूत जो तीनों परिणाम थे, वो सभी अवस्थाओं में होते हैं, सारे भौतिक जगत में ये होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था, ये सब में होते हैं परिणाम। और प्रकृति इन तीनों से होके गुजर के वो बनती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। फिर हमने ये जाना उसके बाद कि ये जो तीनों अवस्था में शांत, उदित और अनागत, इन तीनों में जो बना रहता है वो धर्मी है, वो हमेशा रहता है। तो प्रकृति हमेशा रहेगी, वो कॉज है जो हमेशा रहेगी, इफेक्ट बदलते जाते हैं। प्रकृति इज द फाइनल कॉज, वो हमेशा रहेगी। प्रकृति हमेशा थी, है और रहेगी। और यदि तुमने प्रकृति को जान लिया, तो तुम प्रकृति से बनी हर चीज को समझ जाओगे। प्रकृति इज द फंडामेंटल कंसेप्ट, उसी से सब बना है। उसको जान लो तो तुम प्रकृति से संबंधित हर चीज को जान जाओगे।
तो फिर प्रकृति से ये सब बना कैसे? तो प्रकृति से सब बना तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र 15 में बोला, ये क्रम से बना। क्रम में भिन्नता के कारण परिणाम में भिन्नता आई। जैसे एलिमेंट्स में आप एटॉमिक नंबर बदल दीजिए तो पूरे एलिमेंट बदल जाएंगे, इसी तरह से अगर आप एक डीएनए में, एक एसीटीजी में जरा सा क्रम बदल दें तो वो व्यक्ति का एक अलग डीएनए कोड होगा, अलग स्पीशीज बन सकती है। और इसी अलग स्पीशीज एक से सब कुछ बनने को बोला थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट, वो बनती चली गई, इसी को इवोल्यूशन कहा। उसमें से जो अच्छा म्यूटेशन हुआ वो जिंदा रहा, कमजोर म्यूटेशन खत्म हो गया, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा। इसी से एक सोर्स से हम सब विकसित हो गए। और इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा कि इस तरह एक सोर्स से हम सबके विकसित होने को ही प्रकृति का इवोल्यूशन कहा गया, कि दिस इज हाउ प्रकृति इवॉल्व्स, नेचर इवॉल्व्स, एंड नेचर ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हमने इसका देखा। अब हम आपको एक छोटा सा विजुअल दिखाएं ताकि शायद आपको और ये क्लियर हो। तो हमने ये जाना कि कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। हमने ये भी जाना कि ये जो न्यूक्लियस है, सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन कहते हैं, ठीक। ये डीएनए कैसे होता है? ये रहा एसीटीजी, एटीसीजी, जो भी फॉर्मेट आप, इस एटीसीजी, फाइन। इन्हीं की देखिए अलग अलग रंग दिख रहे हैं, ये हल्का हल्का, और ये इतना लंबा होता है डीएनए, यहां से सूरज तक हम आ जा सकते। और ये हमारा सेल है, ये हमने बताया न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये रहा डीएनए। ये डीएनए की फोटोकॉपी जिसको आरएनए कहते हैं, ये फोटोकॉपी दी जाती है किसको? अमीनो एसिड को। ये पूरा अमीनो एसिड भरा हुआ है बाहर, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड इसी के हिसाब से प्रोटीन बनाता है। ये हमारे सेल में हो रहा है, इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा डीएनए, देखिए ये डीएनए, ठीक, इसी से इसकी फोटोकॉपी बनती है। ये देखिए डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, यहां से यहां तक का डीएनए हमारे बालों का रंग बताएगा कि हमारे बाल कैसे होंगे, यहां का डीएनए हमारी हाइट डिसाइड करेगा। तो वो सेगमेंट जिसको हमने जिला कहा, उसको कहा जीन है ये, ठीक है। तो ये डीएनए और जीन में अंतर है। तो डीएनए का एक छोटे से हिस्से को हम जीन कहते हैं, और यही फिर आगे जाके एमिनो एसिड उसी के हिसाब से प्रोटीन बनाता है, ठीक। और ये रहा डीएनए, इसी से आरएनए बनता है, उसी से प्रोटीन बनता है, ठीक है। एंड ये कैसे हमारे अंदर होते हैं? ये जैसे हमने बताया डीएनए की फोटोकॉपी आरएनए, आरएनए अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाया। पर ये डीएनए कहां इकट्ठे होते हैं? देखिए ये इस जगह इकट्ठे होते हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वार्डरोब है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखिए ऐसे दिखते हैं अंदर, देखिए TAGTA, जो भी कुछ सीक्वेंसिंग है, यही सीक्वेंसिंग अगर हल्की सी बदल गई तो हमने कहा ये म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन ही क्रम विकास है, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस में कैसे इतने सारे, ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे क्रोमोसोम है। ये जब 23 होते हैं तो इंसान बन जाएगा, ये अगर कम हो गए तो डॉल्फिन बन जाएगी, यही डिसाइड करता है। तो ये इस तरह से बने रहते हैं। देखिए जीन, ये आपका जीन कोड है। हो सकता है ये आपकी हाइट का जीन हो, ये किसी और चीज का जीन होता है। ये एक जीन है हाइट का, ये दूसरा जीन है, और ये जीन ऐसे, ये आपका कोड है। जैसे कोई आपका आईपी एड्रेस नहीं होता, ये आईपी एड्रेस है। देखिए रहा क्रोमोसोम, ये अगर आप बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये देखिए ये एटीसीजी, ये देखिए, ठीक। तो ये इस तरह से, और जरा सा इसको निकालिए, इसको यहां जोड़ दीजिए, लीजिए पूरी स्पीशीज बदल गई, सब कुछ बदल गया। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। इसको बदल दीजिए हल्का सा, ये जरा सा सीक्वेंस यहां देखिए CTC है, इसको CAC कर दीजिए, लीजिए सब खत्म हो गया, सब बदल गया, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोटीन था, इसको म्यूटेंट प्रोटीन म्यूटेंट प्रोटीन बदल गया, और उससे पूरा शरीर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो यही इसी तरह से माता पिता के दोनों चीजों से मिलके फिर हम बने। तो हो सकता है मॉम का ये सीक्वेंसिंग रहा हो, पिता का ये रहा हो, बच्चे कुछ और तरीके चीजें लेके आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति म्यूटेंट है, ठीक। और इसी तरह से कॉमन डिसेंट से एक सिंगल सेल अमीबा से होते 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 ये सब कुछ इंसान, मतलब हम सबके पूर्वज एक हैं। और सोचिए हम धर्मों पे लड़ते हैं, हम जातियों पे लड़ते हैं, कैन यू इमेजिन दिस, ठीक। जो सबसे सही होगा वो बचेगा, जो कमजोर होगा, जिसका म्यूटेशन अच्छा नहीं हुआ, वो मारा जाएगा। ये देखिए सब मर जाएंगे, क्यों? ये बच जाएंगे, सॉरी ग्रे, ये मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि ऊपर इनका रंग ऐसा हो गया है कि ऊपर से दिखेगा तो चील खा जाएगी इनको।
पर जो बिल्कुल मिट्टी के रंग में रंगा जाएंगे उसको चीज देख ही नहीं पाएगी, खाएगी नहीं, तो ये बच जाएगी। जिराफ जिसकी गर्दन लंबी होगी वो बचेगा, जिसकी गर्दन छोटी होगी वो मर जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा गर्दन लंबी छोटी? म्यूटेशन। अच्छा म्यूटेशन हुआ, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक। सो नेचुरल सिलेक्शन से ही चीजें बनी है। सो यही महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र में कहा। आज के लिए इतना ही।